आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, जहाँ पे एक नॉर्मल जॉब भी, एक सरकारी नॉर्मल जॉब लगना एक बहुत बड़ी बात होती थी। मैंने मम्मी को फ़ोन किया था ये बताने के लिए कि हो गया है, तो मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्होंने बोला था देखो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था। सर एक तो ना ये आई थिंक पर्सनली फॉर मी दिस इज़ अ मिथ कि आपको एक दिन भी ब्रेक नहीं लेना है। दिस शुड नॉट बी द थिंग। मतलब वी आर ह्यूमन्स। कौन सा गाना आपको पसंद है सबसे? सर आई वुड से मैं रागनी सुनती हूँ, तो देर आर फ्यू रागनीज विच आई लाइक। उन बुक्स को मतलब उनसे जो क्वेश्चन आ रहा है वो अगर आपका गलत है तो यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द रेस, बिकॉज बाकी सारे लोग वो क्वेश्चन सही करके आएंगे। मेरा ही रूल था कि आपकी मतलब 6-7 बुक है, उसके अलावा बुक नहीं होनी चाहिए ज़्यादा आपकी प्रीलिम्स के लिए। आप उन्हीं बुक्स को बार बार पढ़ो। यूपीएससी का प्रीलिम्स इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दी कोचिंग्स टेस्ट सीरीज। तो ज़्यादा इशू ये होता है कि हम जब इतना पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि ये इस किताब से भी नहीं है, उस किताब से भी नहीं, कहाँ से पेपर आया। जो किसी और ही दुनिया से आए हैं, इनको भगवान ने अलग ही बनाया है। बट आई वुड लाइक टू से दिस टू एवरीबडी हु इज़ हैविंग द सेम थॉट्स कि ऐसा नहीं है। यूपीएससी की ब्यूटी ही है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड इट प्रोवाइड्स टू एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप सभी की यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों पिछले कई टाइम से स्टूडेंट्स व्यू की टीम यूपीएससी टॉपर्स के साथ कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मैम है। इनका 266 रैंक के साथ अंतिम रूप से यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों कल जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का रिजल्ट आया है। इस रिजल्ट में दोनों एस्पेक्ट होते हैं कि यूपीएससी के रिजल्ट में कई लोग फेल भी होते हैं, कई लोग सफल भी होते हैं। मगर सफलता में सब लोग साथ में होते हैं, लेकिन फेलियर के साथ कोई नहीं होता, ऐसा अक्सर लोग कहते हैं और मैंने कल हकीकत भी फील किया। इसके बावजूद हम लोग फेलियर के साथ भी कोशिश करते हैं उनसे बात करें किस प्रकार वो लोग मतलब उनकी क्या क्या गलतियाँ रही जिस वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। मगर आज हमारे साथ सफल कैंडिडेट है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस प्रकार आपने यूपीएससी के अंदर आखिरकार सफलता हासिल की। साथ ही साथ इनकी स्ट्रेटजी बात करेंगे, इन्होंने कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की, क्या टाइम टेबल इनका रहता था, कैसे नोट्स बनाए, क्या चीज़ें होती है आखिरकार यूपीएससी के अंदर। मगर इतना हुआ बनाया यूपीएससी का कि सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, आखिरकार क्या वजह है, मैम से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई मैम। थैंक यू सो मच सर। ओके मैम, सबसे पहले आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Sir, my name is Manisha. I come from Gurugram, Haryana. I have done my schooling from Kendriya Vidyalaya, Gurugram. After that, I did my graduation in chemistry from Maitri College, Delhi University. Post that, I did my post-graduation in sociology from IGNOU, and my optional subject for UPSC is also sociology. Earlier, I was selected as Block Development and Panchayat Officer in the HCS 2021 cycle, the exam which was started in 2021, and then it got completed in 2023, and then I upgraded my service to the SDM, which is known as HCS Executive in Haryana. So currently I was undergoing training for HCS Executive only at HIPPA, Gurugram, and now this thing happened. Okay. मैम हमारी ऑडियंस हिंदी और इंग्लिश दोनों की है, तो आप अगर आप कोशिश करेंगे हिंदी में तो ऑडियंस सहज महसूस करेगी। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा इसको आपको बीच में रोकने के लिए। मैम सबसे पहले बताइए कि कब आपका प्लान था यूपीएससी का, मतलब आखिरकार यूपीएससी ही आपको करना है, क्या प्लान था और क्या आपके अंदर एक जुनून आया, क्या एक वो जोश था आखिरकार जिसकी वजह से आज आखिरकार आपने सिलेक्शन लिया? सर इनिशियली तो मेरा प्लान नहीं था, बट जब मैं कॉलेज में आई फिर आई केम इन कॉन्टैक्ट विद फ्यू सीनियर्स, तो उनसे पता चला कि ये सर्विस क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड करती है। तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ ये इस तरफ जाना चाहिए। ऑल्दो मेरी मदर का था हमेशा से, वो मुझे बचपन से ऐसे बोलती थी कि शायद पहले 3 या 4 ही अटैम्प्ट्स होते थे IAS के लिए, तो हमेशा बोलती थी कि एक ऐसा एग्ज़ाम है उसमें आप IAS बन सकते हो, सिर्फ 3 ही अटैम्प्ट्स मिलते हैं आपको। तो वो हमेशा बोलती थी कि तुमको करना चाहिए 8th 9th क्लास से। बट मैंने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज में प्रिपरेशन, और उसी टाइम पे मेरे को रियल मोटिवेशन आई थी टुवर्ड्स दिस एग्जाम। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों आप भी एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं और आप भी एक IAS बनना चाहते हैं, तो अपनी प्रिपरेशन को शानदार करने के लिए PW ओनली IAS के प्लेटफॉर्म पर जुड़कर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि PW ओनली IAS के प्लेटफॉर्म से 2023 के यूपीएससी रिजल्ट में 300 प्लस सिलेक्टेड कैंडिडेट शामिल हैं। हम सब जानते हैं PW ओनली IAS यूपीएससी कंटेंट के लिए काफ़ी जाना जाता है, और साथ ही साथ यूपीएससी कंटेंट हर कोई यूपीएससी टॉपर्स इनकी कंटेंट के बारे में तारीफ करते हैं। तो दोस्तों 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है,
और इसी प्लेटफॉर्म पे 21 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक PW ओनली एस के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आपको 60% ऑफ मिलेगा। कितना शानदार और सुनहरा मौका है, इस मौके को गवाइए मत और आप मेरा कोड SV500 यूज़ कीजिए और आज ही सब्सक्रिप्शन लें और अपनी यूपीएससी की तैयारी को बहुत ही शानदार। मैम, यूपीएससी को लेकर बहुत सारी मिथ होती है, लेकिन मगर आपका कल सिलेक्शन हुआ था, उस दौरान आपके सिलेक्शन से पहले जो माहौल था, बहुत सारी मतलब हेक्टिक माहौल हो जाता कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, लेकिन जब पीडीएफ में आपके रोल नंबर दिखा ना, उस पीडीएफ खोलते ही क्या वास्तव में ज़िंदगी बदली है, वैसा ही है क्या वो, और फीलिंग कैसी थी, और सबसे पहले किसका फ़ोन आया था, वो क्या सिनेरियो था? सर फीलिंग तो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग थी। मतलब अभी भी आई एम सिंकिंग इन दैट फीलिंग कि हाँ हो गया है, अभी जर्नी ख़त्म हो गई है एंड नाउ आई डोंट हैव टू स्टडी फॉर इट अगैन। बट अगर रियल टर्म्स में मैं बात करूँ तो आई डोंट थिंक एज सच कुछ बदला। मतलब आई स्टिल हैव माई सेम फ्रेंड्स एंड दे विल रिमेन फॉर एवर। आई स्टिल हैव द सेम पीपल अराउंड मी, द सेम वेल विशर्स। सो रियल टर्म्स में तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट हाँ ये हो गया है कि एक जर्नी कंप्लीट हो गया है, इट हैज़ बिन अ हैप्पी एंडिंग, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। ओके, तो सिलेक्शन से सबसे पहले आपको किसने फ़ोन किया, या आपने किसको फ़ोन किया और क्या बात हुई थी, और पेरेंट्स को आपने क्या बताया सिलेक्शन के लिए, क्या वो? हाँ जी सर मैंने सबसे पहले जब मैंने एक रिज़ल्ट देखा था तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया था ये बताने के लिए कि हो गया है। तो मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी, उन्होंने बोला था देखो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि हो जाएगा और तुम्हें ये करना चाहिए। तो मम्मी का बहुत अच्छा रिएक्शन था। उसके बाद पापा से बात की थी, फिर भाई से बात की, फिर दोस्तों के भी फ़ोन आए थे तो दोस्तों से बात की। तो ये फीलिंग थी सर। ओके मैम, आखिरकार आपने यूपीएससी में सिलेक्शन लिया, क्या लगता है कि यूपीएससी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, आपको ऐसा लगता है? सर आई वुड से डिफ़िकल्ट तो है, बिकॉज़ जो सक्सेस रेट है लोगों का, जो लोग फाइनली जिनको IAS IPS या जो भी उनके डिज़ायर्ड सर्विस है वो मिल पा रही है, वो बहुत कम लोग हैं। तो हर स्टेज पे बहुत अलग तरीके का कंपटीशन है और अलग चीज़ डिमांड करती है हर स्टेज। सो इंडीड इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सो आई वुड नॉट से दैट येस आई हैव बिन doing hard work and I also had fate on my side so that I was able to clear it in such short span of time. But I would not neglect that it is a very easy exam हो जाएगा, because I've seen so many people working so hard और नहीं हो रहा है due to their किस्मत या फिर थोड़ा सा भी सितारे साथ नहीं है। तो एक डिफ़िकल्ट तो है एग्ज़ाम। ओके, अगर हम लोग बात करें कि कितने टाइम से इस प्रिपरेशन में आप हो, कई बार होता है कि प्रीलिम्स हो जाता है, मेंस में रह जाते हो, इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन में रह जाते हो, तो कितने अटेम्प्ट्स था और ये अटेम्प्ट सीरियस अटेम्प्ट कौन से है, तो उसके बारे में आपने बताया? सर ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था और सेकेंड ही सीरियस अटैम्प्ट था। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने इसी अटैम्प्ट में पढ़ाई की, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट भी सीरियस था। सो दिस वाज माय सेकेंड सीरियस अटैम्प्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने तो 2022 में दिया था, जिसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था, और इस बार फाइनली पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई। तो सर मैंने जर्नी स्टार्ट की थी 2021 में। जब मैंने 2020 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी करना है। तो डेडिकेटेडली आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन फेब और मार्च 2021। सो उसके बाद जब पहला प्रीलिम्स नहीं हुआ तो इट वाज अ बिग सेटबैक, बट उसके बाद में वही वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह था मेरे लिए, बिकॉज फिर मेरा हरियाणा सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स हो गया था, तो मैं उस साइकिल में एंगेज हो गई। तो देयर एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन ब्लॉक डेवलपमेंट इन पंचायत ऑफिसर एंड देन इन SDM। सो वो एक अच्छी चीज़ हुई। एंड सेकेंड अटैम्प्ट में इसका भी प्रीलिम्स हो गया था। ओके मैम, यूपीएससी ही नहीं कोई भी काम करोगे तो आपको मतलब स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत हो जाती है। जब आप यूपीएससी में कोशिश किए कि यूपीएससी करना आपको, उस समय पहले आपने क्या किसकी टॉपर्स की स्ट्रेटजी देखी, वो क्या प्लानिंग थी आपकी? क्योंकि स्टार्टिंग में प्लानिंग करना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है कि कौन कौन सी बुक लिस्ट सेलेक्ट करनी है, वो कैसे आपने रोड मैप बनाया, आखिरकार सिलेक्शन लिया, वो स्टूडेंट्स को आप अगर अच्छे से बताओगे तो हेल्प होगी। सर आई वुड से प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रिपरेशन में। मतलब आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स भी होने चाहिए कि आपको एक साल में आपका कितना सिलेबस कंप्लीट होएगा, और आपके शॉर्ट टर्म्स भी होने चाहिए कि मुझे हर महीने कितना करना है, हर हफ्ते मेरा क्या होना चाहिए। तो सर इसमें आई वुड से कि इनिशियली तो काफ़ी ही स्कैटर्ड प्लानिंग थी, क्योंकि कोई खास गाइडेंस नहीं था। बट जैसे जैसे मैं लोगों से मिली, मुझे मेरे मेंटर्स मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया, तो मुझे उन्होंने जो भी बताया मैंने वो ब्लाइंडली उन पे फेथ रख के फॉलो किया। सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई स्ट्रैटेजी और माई बुक लिस्ट, सो बुक लिस्ट तो सर वही यूजुअल थी जो सबकी होती है, एज सच कुछ डिफरेंट नहीं था। बट ये था कि प्रीलिम्स
के टाइम पे मैंने करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस किया था कि मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स रुक गया था, तो मुझे लग रहा था कि इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ माई करंट अफेयर्स नॉलेज, तो उस पर मैंने काफ़ी फोकस किया। और सर मेंस के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, और आंसर राइटिंग में मैंने थोड़ा क्वालिटी आंसर्स पे फोकस किया था। मतलब ऐसा था कि जब मैंने हरियाणा का मेंस दिया था तो मुझे पता चल गया था कि आई वॉज एबल टू कंप्लीट पेपर ऑन टाइम, तो मेरे को टाइम का कोई इशू है नहीं, मैं पेपर कंप्लीट कर पा रही हूँ। तो इशू था कि मैं अपनी क्वालिटी इंप्रूव करूँ। तो जो अभी मेरा यूपीएससी का मेंस का टाइम था, तो मैंने उसमें PYQs बहुत ज़्यादा लिखे हैं यूपीएससी के। मैंने ऐसे टेस्ट ज़्यादा लगाने की बजाय मैंने इंडिविजुअल क्वेश्चंस पे फोकस किया, तो वो स्ट्रैटेजी थी। तो मुझे लगता है कि जिसकी जो वीकनेस है उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करनी चाहिए। ओके मैम, ये तो सारी आपके ऑप्शनल के बारे में बताइए। ऑप्शनल के लिए कैसे आपने प्रिपरेशन की? जी सर, ऑप्शनल के लिए मैंने सबसे पहले तो मेरा जो बेसिक सोर्स था वो था स्लीपी क्लासेस की वीडियोस। मैंने स्लीपी क्लासेस की वीडियोस देखी थी सर। उसके बाद में मैंने उस पर ऐड ऑन किया था, नितिन सांगवान सर की बुक है एसेंशियल सोशोलॉजी, तो उसको रेफ़र किया था। उस बुक का जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि सोशोलॉजी में टॉपिक्स आर वेरी स्कैटर्ड। उस बुक में आपको एक जगह टॉपिक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो आपको क्या एक्स्ट्रा नॉलेज इधर उधर से है अबाउट सोशोलॉजी, अबाउट दोज टॉपिक्स। और इट इज़ ईजी टू रिवाइज व्हेन इट कम्स टू आपके एग्ज़ाम है, अगर मान लो एक हफ्ते में आपको सब कुछ रिवाइज करना है तो ईजी टू रिवाइज है। तो मैंने एसेंशियल सोशोलॉजी को रेफ़र किया था सर। इसके अलावा मैंने सेलेक्टिवली हरलॉम्बस रेफ़र की थी ओनली फॉर फ्यू टॉपिक्स, वेरी सेलेक्टिवली। सेम गोज़ फॉर रिट्जर, दैट आई डिड फॉर थिंकर्स, वेरी सेलेक्टिवली। बिल्कुल भी पूरी बुक नहीं पढ़ी थी। मेरा मेन यही रहता था कि कम सोर्स हो, सबसे ज़्यादा रिविजन्स हो और आंसर राइटिंग उससे भी ज़्यादा हो। ओके मैम, यूपीएससी में बोलते कि रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए, कि आपने अगर एक दिन भी अगर एक हफ्ते में मिस कर दी तो बड़ी दिक्कत हो जाती है वापस रिवाइज करने में। तो ऐसा जिस दिन कभी कभी मन नहीं करता है ना पढ़ाई में, कभी कभी हो जाता है कि स्ट्रेस हो जाता है, तनाव हो जाता है, तो उस समय आप क्या अपने आप को किस प्रकार रखते थे? क्या हॉबीज़ है आपकी, वो स्टूडेंट्स को बताए, क्योंकि हकीकत स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट होते हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। हाँ जी सर। सर एक तो ना ये आई थिंक पर्सनली फॉर मी दिस इज़ अ मिथ कि आपको एक दिन भी ब्रेक नहीं लेना है। दिस शुड नॉट बी द थिंग। मतलब वी आर ह्यूमन्स, वी डिज़र्व ब्रेक, वी नीड ब्रेक। तो सबको ब्रेक लेना पड़ेगा और लेना चाहिए भी, वरना वो एक टाइम के बाद आके इतना सैचुरेटिंग और एग्जॉस्टिंग चीज़ हो जाती है कि आप फिर जो आप वो पीक अटेन करना चाहिए उसकी जगह आप डाउनफॉल में आ जाते हो। तो ब्रेक मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेक लेना इज़ नॉट एन इशू। लोग ले लेते हैं ब्रेक, बट जो उसके बाद में गिल्ट आता है ना उनको कि ये हमने ब्रेक ले लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉपर्स को भी थोड़ा सा ना रियलिस्टिकली बोलना चाहिए और बच्चों को भी थोड़ा रियलिस्टिक प्रिपरेशन रखनी चाहिए कि आप एक हफ्ता अगर आप 6 दिन पढ़ाई कर रहे हो तो एक दिन यू विल नीड ब्रेक, तो वो लेना चाहिए। और बाकी डेली ऑल्सो, मतलब जो चीज़ें आपको पसंद है, आपकी जो हॉबीज़ है, जैसे आई यूज़ टू लिसन टू म्यूज़िक अलॉट, मतलब वेदर इट इज़ दी हरियाणवी फोक म्यूज़िक फ्रॉम हरियाणा आई बिलोंग है। और कौन सा गाना आपको पसंद है सबसे? सर आई वुड से मैं रागनी सुनती हूँ, तो देर आर फ्यू रागनीज विच आई लाइक। तो ये, और इसके अलावा इंग्लिश में आई लिसन टू टेलर स्विफ्ट, तो मैं उनके गाने बहुत सुनती हूँ। तो म्यूज़िक वॉज वन एस्केप फॉर मी जब जैसे ही मेरा सैचुरेशन आता था। इसके अलावा आप फिज़िकल एक्टिविटी भी कर सकते हो, या फिर आपको जो भी पसंद है, मतलब यू लाइक गोइंग फॉर स्विमिंग, गोइंग फॉर जॉगिंग, यू डू व्हाटएवर। अगर बहुत नॉर्मल फैमिली से तो ये सब करना पॉसिबल नहीं होता है। अगर मैम बात करें मेंस के लेकर, मेंस के आंसर राइटिंग को, आप हर कोई टॉपर्स बोलता है आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, मगर करे कैसे, वो बड़ी दिक्कत है। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। सर सबसे पहले तो आई वुड से कि आपके जो बेसिक नोट्स हैं सारे टॉपिक्स के, वो एक बार प्रिपेयर हों आपके, और आपने एटलीस्ट 2 बार उनसे गो थ्रू किया हो, मतलब आपके पास कंटेंट हो लिखने के लिए। फिर उसके बाद में मुझे लगता है आप, मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इफ़ आई से आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट कर रहे हो, तो इफ़ यू आर रीडिंग अबाउट सुनामी, आपका वो टॉपिक हो गया, आप PYQs में देखो कि सुनामी के 2-3 क्वेश्चन आए होंगे, आप उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कर लो फ्रॉम द कॉन्टेंट विच यू हैव प्रिपेयर्ड एंड रिवाइज्ड। तो उसके बाद में क्या होएगा कि वो आपका सुनामी टॉपिक इज़ डन फॉर योर मेंस की प्रिपरेशन, दैट टॉपिक इज़ डन। उसमें बस ऐड ऑन होएगा, आपको कल को कुछ और अच्छा पता चल गया, यू कैन ऐड दैट थिंग। सेम गोज़ फॉर अदर टॉपिक्स। तो मुझे लगता है सर टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग आपको करनी चाहिए। फिर आपको एक ये भी होता है कि हाँ दिस टॉपिक इज़ डन, ये मैंने रख दिया है साइड में करके। ऐसा नहीं होता कि आपको ये फीलिंग नहीं आती है उसके बाद में कि मैंने पढ़ तो सारा लिया है, बट ऐसे फुलफिलिंग फीलिंग नहीं है कि
पूरा हो चुका है, ये टॉपिक पूरा हाथ में है, तो आई थिंक ये करना चाहिए। ओके हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी 12th करके ग्रेजुएशन में आएंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में लगता है उनको पहले फर्स्ट ईयर में भी मैं यूपीएससी की स्टार्ट करूँगा, कोचिंग स्टार्ट कर दूँगा। आपने भी दिल्ली विश्वविद्यालय से यहाँ से किया है अपनी ग्रेजुएशन, तो क्या लगता है कि ग्रेजुएशन के दौरान यूपीएससी करना सही है या फिर गलत है? सर आई वुड से इट डिपेंड्स, मतलब आपको आपके हिसाब से मतलब ठीक लगे, बट पर्सनली आई वुड लाइक टू से कि जो आपका पीक आता है प्रिपरेशन का, वो अगर एग्ज़ाम से पहले आए तो ज़्यादा ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर से इन्वॉल्व हो जाते हो यूपीएससी में, तो दो तरीके होते हैं, या तो आप एकदम से आउट ऑफ कॉलेज एंड यू कैन गेट अ वेरी गुड रैंक, बट एक दूसरा ये भी होता है कि ऐसा हो सकता है जब आपका रियल एग्ज़ाम आए तब तक आप इतने सैचुरेट हो चुके हों प्रिपरेशन से। तो अगर इफ़ I am to I have to suggest something or give some advice, so I would say कि अगर आपको करनी है प्रिपरेशन तो you can start reading newspaper, The Hindu और Indian Express from college itself। इसके अलावा आप NCERTs पढ़ लो, बट इसके अलावा बर्डन मत दो खुद को, मतलब डोंट रीड दोज मेन बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत एंड ऑल। If it's in your course, अगर if you're doing some course in college from these subjects, then it's fine, but if it's not, तो UPSC का सोच के वो burden मत दो खुद को, saturate मत करो। कॉलेज academics के अलावा जो बाकी चीज़ें होती हैं उसके लिए कॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो कॉलेज अच्छे से करना चाहिए आपको, आपके पास वो मेमोरीज होनी चाहिए, फ़न होना चाहिए कॉलेज का। ऐसा नहीं हो कि यू आर इनटू UPSC और इन केस फेलियर हो रहा है, सो यू आर लाइक कि मैंने कॉलेज में भी फ़न नहीं किया और यहाँ पर भी लाइफ इज़ नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू वॉट आई हैव प्लान्ड। तो प्लान थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए। ओके मैम, अगर बात करें यूपीएससी की, यूपीएससी क्या डिमांड करती है एक नॉर्मल एस्पिरेंट जब तैयारी करता है, तो उसके लिए क्या मांगती क्या है आखिर? सर आई वुड से सेल्फ डिसिप्लिन, इसके अलावा परसिवरेंस इज़ नीडेड, दैट यू आर एबल टू रेजिस्ट द एडवर्स सिचुएशंस। इसके अलावा सर आई थिंक एडजस्टमेंट्स आर ऑल्सो नीडेड इन यूपीएससी, मतलब आप किसी भी स्टेज पे फेल हो रहे हो तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को फिर ट्वर्क कर रहे हो, आप थोड़ा सा उसको चेंज कर रहे हो कि ये ठीक नहीं लगा, यू आर नॉट एडमेंट कि यार मैंने तो कर दिया, मैंने तो सब मेरा 100% दिया, तो यू शुड बी रेडी टू चेंज कि येस आई गिव माई 100%, बट कुछ गलती हो सकते हैं, कुछ फ्लॉज हो सकते हैं, देर आर पीपल हु आर पीपल आउट देयर हु आर बेटर देन यू, तो यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। तो एक वो एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए कि येस आई फेल्ड बट आई विल राइज बैक अगैन, तो वो चीज़ आई थिंक ये 3-4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ओके मैम, अभी प्रीलिम्स है जून के अंदर, उसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कभी कभार, जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो फ्रस्ट्रेशन तो नॉर्मली हर एस्पिरेंट के साथ होता है, तो उसको दूर कैसे करें और क्या एक बेहतरीन स्ट्रेटजी हो? अभी 2 महीने बचे हैं, किन किन पोर्शन पे अगर फोकस करें तो प्रीलिम्स निकल सकता है? सर आई वुड से प्रीलिम्स के लिए एक तो ना स्टैटिक नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब आपके स्टैटिक के क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। तो जो स्टैटिक बुक्स है लाइक लक्ष्मीकांत, वी हैव स्पेक्ट्रम, एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS है, तो उन बुक्स को मतलब उनसे जो क्वेश्चन आ रहा है वो अगर आपका गलत है तो यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द रेस, बिकॉज बाकी सारे लोग वो क्वेश्चन सही करके आएंगे, तो आपके वो तो एटलीस्ट सही होने चाहिए। तो आप स्टैटिक पे फोकस करो, मतलब मेरा ही रूल था कि आपकी मतलब 6-7 बुक है, उसके अलावा बुक नहीं होनी चाहिए ज़्यादा आपकी प्रीलिम्स के लिए। आप उन्हीं बुक्स को बार बार पढ़ो और उन्हीं बुक से पढ़ो, मतलब ऐसा नहीं है जैसे मार्केट में बहुत सारी कंपाइलेशन आ जाती है कि मॉडर्न हिस्ट्री की कंपाइलेशन है, एंशिएंट की कंपाइलेशन है, उसकी जगह जो आपकी स्टैटिक बुक्स आपने रेफ़र करी है, फॉर एग्जांपल मैंने तमिलनाडु हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट मिडीवल के लिए रेफ़र की, तो मैं वही पढ़ती थी, मैं फिर मार्केट की किसी और बुक में नहीं जाती थी। तो ये करना चाहिए, मतलब सेम सोर्स मल्टीपल रिविजन्स। इसके अलावा आई वुड से सर जो टेस्ट होते हैं उनको, जो कोचिंग वाले टेस्ट होते हैं उनको जस्ट डू टू सी कि जो आपने पढ़ा है क्या उसमें से क्वेश्चन सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। अगर वहाँ से गलत हो रहे हैं तो यू नीड टू रिवाइज, बट उनको दिल पे नहीं लेना है कि आप टेस्ट में अगर आप स्कोर कर रहे हो मान लो बहुत अच्छे मार्क्स तो आपका क्लियर होगा, या आप बहुत कम स्कोर कर रहे हो तो आपका क्लियर नहीं होगा। यूपीएससी का प्रीलिम्स इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दी कोचिंग्स टेस्ट सीरीज, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, बट आपको अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करना है और वो टेस्ट से पता चलेंगे। तो देयर इन यू कैन रेफर कोचिंग के टेस्ट, बट नॉट टू कंप्लीटली रिलाई ऑन देम कि वो आपको बताएंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ओके मैम, प्रीलिम्स में 1-2 और दिक्कत आती है कि क्वेश्चंस लगता है स्टूडेंट्स को जब पहली बार पेपर देखते तो बुक्स से आए ही नहीं, तो उस कंडीशन में किस प्रकार अपने माइंड को यूज़ करें और रियल एग्जाम में किस प्रकार प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा सबके साथ होता है।
सर इसमें आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा इशू ये होता है कि हम जब इतना पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि ये इस किताब से भी नहीं है, उस किताब से भी नहीं है, कहाँ से पेपर आया। तो सबसे पहले ये फैक्ट आपको भूल जाना पड़ेगा कि आपको आता होगा और आपका पेपर एक केक वॉक होगा, वो नहीं होगा। हर बार आई गेस 100 में से 30 क्वेश्चंस मैक्सिमम होंगे जो आपको 100% विद 100 एक्यूरेसी आते होंगे। उसके अलावा बाकी सब जो क्वेश्चंस है उसमें यू हैव टू यूज़ योर अप्लाइड नॉलेज। तो आप इस फेथ के साथ जाओ ही मत कि आपको पेपर आता होगा। आप रेडी रहो बाउंसर्स के लिए कि बाउंसर्स आएंगे एंड यू हैव टू टैकल देम देन एंड देयर विद योर एग्जिस्टिंग नॉलेज। सो आई थिंक अगर हम वो चीज़ के साथ उस एग्ज़ाम में एंटर करेंगे तो एक जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ गए तो हम ज़्यादा बौखलाएंगे नहीं कि ये कहाँ से आ गए, कैसा पेपर आ गया, मैंने इतना पढ़ा था फिर भी नहीं हुआ। थोड़ा स्टेबल रहेंगे, काम रहेंगे कि ठीक है ये मेरे लिए बाउंसर है, औरों के लिए भी बाउंसर है, तो हम सेम प्लेटफॉर्म पर हैं। ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टाइम भी बहुत हो गया है, वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो आखिरकार प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की पूरी जर्नी को देखता है यूपीएससी के ऑल ओवर को, कौन कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आपने प्रीलिम्स आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, सेकंड में हुआ, आखिरकार आपने 266 रैंक लेके आए। तो आपने एनालिसिस किया होगा, इतना एक्सपीरियंस है अच्छे से, तो आप ये बातें बताइए कि कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ जिससे स्टूडेंट को बचना चाहिए? सर प्रीलिम्स में तो स्टैटिक चीज़ों को ज़्यादा रिवाइज़ नहीं करना, ये गलती है, ये नहीं करनी चाहिए किसी को। स्टैटिक बहुत अच्छे से करना चाहिए। और सर मेंस में आंसर राइटिंग को कम आंकना, ये गलती है। आंसर राइटिंग यू शुड बी थरो विद इट। एंड सर इंटरव्यू के टाइम पे मुझे लगता है कि आपको अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा ज़्यादा मोल्ड नहीं करना चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं आंसर ऐसे करो वैसे करो, जो आप हो नेचुरल, जस्ट बी दैट एंड प्रेजेंट दैट थिंग टू दी बोर्ड एंड दे विल डेफिनेटली, दे लाइक ओरिजिनल पीपल, दे लाइक जेन्युइनिटी, so you should be genuine at interview stage. So this is what I think and how I have analyzed the all the 3 stages of this exam. Rest it can vary. थैंक यू सो मच मैम। मैम एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो गांव में रह के तैयारी कर रहे हैं और जब आप सेलेक्ट होते हो तब उसके बाद वो लोग आपको सुनते हैं तो बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ साथ वो अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपकी वीडियोस हर चीज़ देखते हैं। तो स्पेशली अगर आप कुछ और भी बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं। हाँ जी सर। इस पे आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि मेरा भी बैकग्राउंड बहुत ही हम्बल है। जैसे ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली में देयर इज़ सम ऑफिसर ऑलरेडी कि या फिर कहीं से गाइडेंस मिला हो। तो व्हेन आई ऑल्सो एंटर्ड इनटू दिस प्रिपरेशन, तो मेरे लिए जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन था या जो आईएएस ऑफिसर्स मैं जानती थी वो इनिशियली वही थे कि जो यूट्यूब पे हम टॉपर्स की वीडियो देखते हैं। तो उस टाइम पे ऐसे लगता था कि दे आर पीपल जो किसी और ही दुनिया से आए हैं, इनको भगवान ने अलग ही बनाया है। बट आई वुड लाइक टू से दिस टू एवरीबडी हु इज़ हैविंग द सेम थॉट्स कि ऐसा नहीं है। देयर सेम पीपल लाइक अस, दे आर जस्ट लाइक अस, हमारी तरह मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है आपका अभी नहीं हो रहा हो तो आपका फ्यूचर में हो जाएगा, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड यू आर नो डिफरेंट फ्रॉम टॉपर्स। आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड जहाँ पे एक नॉर्मल जॉब भी, एक सरकारी नॉर्मल जॉब लगना एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो मेरे लिए इतना एस्पायर करना, सोचना और यहाँ तक आ पाना इज़ एन एग्जाम्पल कि आई थिंक एनी वन कैन डू इट। कोई इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा बैकग्राउंड और वो ज़रूरी नहीं है। यूपीएससी की ब्यूटी ही है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड इट प्रोवाइड्स टू एवरी वन। सो आई थिंक विद दैट थिंग वी शुड कम इनटू दिस। थैंक यू सो मच मैम, आपने एक्सेप्ट किया हमारा इनविटेशन और उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ये बताएं कि आने वाले टॉपर्स के साथ हम लोग किस प्रकार आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ताकि आपके सारे क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।